हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो कल बेसिक सी पॉलिटी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पॉलिटी है क्या और क्या क्या हमें पॉलिटी में कवर करना होता है। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, प्री के लिए पढ़ते हैं, मेन के लिए पढ़ते हैं, तो हमें किन किन एरिया पर फोकस करना चाहिए। अब उसमें से हमने बताया कि सरकारों के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके सरकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कल किसी बच्चे ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री विधायिका के अंतर्गत आएगा, संसद के अंतर्गत आएगा? तो अब छोटी छोटी सी जो बातें हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सबको लेकर के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बाकी फिर और ऐसे ही छोटी छोटी चर्चा करते रहेंगे हम लोग। तो लेक्चर 2 है आज हम लोगों का, और इस लेक्चर 2 में हम लोग आज सबसे पहले भारत सरकार के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार, इन सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं अलग अलग। तो सारी सरकारों के बारे में हम लोग एक एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहले भारत सरकार के बारे में कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भारत सरकार को हम लोग केंद्र सरकार भी कहते हैं, इसको संघ सरकार भी कहते हैं ना, अलग अलग नामों से पुकारते हैं इसे। इसको केंद्र की सरकार भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको हम लोग संघ सरकार कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, एक ही नाम है, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है एक ही चीज। तो भारत सरकार कहो, केंद्र सरकार कहो, संघ सरकार कहो, सब एक है। जो नाम भारत सरकार है और संघ सरकार है, ये तो संविधान में लिखा है। जो केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग है वो संविधान में नहीं लिखा है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया प्रचलित नाम है। आज भी हमारे यहाँ प्रचलन में है, आज भी हम लोग इसे प्रयोग करते हैं। वो अंग्रेजी नामकरण है केंद्र सरकार। हम लोग इसे संघ सरकार या भारत सरकार कहते हैं। तो कोई भी आप नाम यूज कर सकते हैं, भारत सरकार, केंद्र सरकार, संघ सरकार। ज्यादा जो बोलचाल में प्रयोग होता है वो केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जो अच्छा शब्द है, जो संवैधानिक शब्द है, वो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी संघ सरकार है। अब कैसे बनती है ये हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। क्यों, कैसे कैसे शक्ति पृथक्करण जन्म लेता है वो हम लोग एडवांस सेक्शन में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना तो हमें पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था। दूसरी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरी न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और न्यायपालिका को इंग्लिश में बच्चों जुडिशरी कहते हैं। ये 3 अंग होते हैं। तो विधायिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है न्याय देना।
न्याय प्रदान करना। तो ये 3 अंग हैं सरकार के, हर सरकार के 3 अंग होंगे। इसी तरीके से बेसिक सी बात है, जानते होंगे आप। अब भारत सरकार के संदर्भ में ये तीनों अंग कैसे हैं? भारत सरकार के संदर्भ में अगर देखो तो या संघ सरकार अगर हम कहें तो भारत सरकार के लिए जो विधायिका है, हर देश की विधायिका का अपना अलग नाम होता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में संसद कहते हैं, हमारे यहाँ भी संसद कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, तो नेपाल में संसद कहते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो भारत में भी जो विधायिका है उसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट है। यानी ये देश में कानून बनाने वाली संस्था है। जो लागू करने वाली संस्था है उसको कार्यपालिका ही कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ही कहते हैं। और जो न्याय देने वाली संस्था है हमारे यहाँ भारत सरकार के स्तर पर, उसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, अच्छा शब्द उच्चतम है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जब हम लोग भारत सरकार के बारे में पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार ना, इन्हीं सबसे आते हैं। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक एक जब एडवांस में आते हैं तो बहुत विस्तार में हमने पहले ही बताया कि भाई यहाँ हम लोग 5 लेक्चर में सब पढ़ रहे हैं। बेसिक बिल्डिंग है ये, और आगे हम लोग 125 लेक्चर में लगभग पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। तो वहाँ कुछ छूटेगा नहीं, वहाँ सारी चीज़ें कवर होती हैं। यहाँ तो बेसिक बेसिक बातें हैं, जिससे अगर हम वहाँ संसद यूज़ करें तो आपको ये ना लगे कि अरे इससे तो हम अपरिचित हैं, ये कौन आ गया, ये कौन सा एलियन है, कहाँ से आ गया। तो शब्दों से आप रूबरू हो, परिचित हो, पता हो, वैसे भी पता होगा। लेकिन संसद, कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब में होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले संसद की चर्चा करते हैं। अब संसद का काम है कानून बनाना। जैसे अभी एआई पर देखो, समिट हुआ था, देखा आपने? हमारे यहाँ वर्ल्ड की चौथी समिट थी। इसके पहले ब्रिटेन और फ्रांस, साउथ कोरिया में हो चुकी थी। चौथा नंबर भारत का था। वर्ल्ड की समिट थी ये। तो उस वर्ल्ड की समिट में हम लोगों ने एआई पर तमाम तरीके के डिस्कशन किए। एआई का यूज़ कैसे होगा, एआई की चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, सब पर चर्चा हुई। अब अगर उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब गया, अरे नहीं एआई समिट बहुत अच्छा हुआ, कहाँ पॉलिटिकली मत सोचा करो चीज़ों को। 2-4 लोगों ने अपनी शर्ट उतार करके हंगामा कर दिया तो उससे खराब क्यों कह रहे हो? वो तो उन लोगों को यही संस्कार दिए गए हैं कि अगर देश की कहीं इज्जत बढ़ रही हो तो तुम नंगापन दिखा दो, तुम जाके नंगे होके खड़े हो जाओ। उनको यही उनके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं। तो जो उनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिए हैं उन्होंने करके दिखाया, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? भाई आपको जो संस्कार मिलेगा, आप अपने संस्कार के मुताबिक ही तो काम कर पाओगे। उनके माँ बाप के वही संस्कार हैं कि अगर देश की कहीं तरक्की हो रही हो, अगर देश कहीं आगे जा रहा हो तो जाके कपड़े उतार के खड़े हो जाना नंगे होके। उनके माँ बाप ने उनको वही संस्कार दिए हैं तो उन्होंने वही किया। देखो जिसके पास जो है वही देगा। उनके पास नंगई थी, उन्होंने नंगई दी, उन्होंने नंगई दिखाई। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आए हो और आपके पास एक समृद्ध ज्ञान होना चाहिए, समृद्ध चिंतन होना चाहिए।
तो आप समृद्ध ज्ञान दो, समृद्ध चिंतन दो, उनकी तरीके से मत सोचो, उनकी तरीके से मत व्यवहार करो। ये चिंता की बात थी, क्योंकि जहाँ देश की बात है, जहाँ देश को आगे ले जाने की बात है, हमें वहाँ देश के साथ खड़े होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, होते हैं, होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि नहीं होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ जरूर होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मतभेद होंगे, मन भेद भी नहीं, मतभेद होंगे, अलग अलग विचार होंगे, तो सुधारों का रास्ता तैयार होता है। तो इसलिए राजनीतिक मतभेद तो होने ही चाहिए, लेकिन जहाँ देश की बात हो वहाँ सबको राजनीतिक मतभेद भुला के एक साथ खड़े होना चाहिए। यह हमारे लिए गौरव की बात थी कि विश्व में 193 देश हैं। 193 देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया, जो अपने आप में टेक्नोलॉजी में उन्नत देश हैं, उनके बाद जो चौथा नंबर आया वो भारत का आया। वरना एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सम्मेलन विश्व में कहीं भी हो सकता था। जर्मनी है, जापान है, बड़े बड़े विकसित देश हैं, सिंगापुर है, जहां अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए हैं। तो बड़े बड़े विकसित देश पड़े हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, भारत विकासशील देश है, इतने विकसित देशों को छोड़कर, अमेरिका खुद है, इतने विकसित देशों को छोड़ करके अगर एआई सम्मेलन कराने के लिए भारत को चुना गया, भारत एक विकासशील देश है, तो इसका मतलब ये भारत के लिए गौरव की बात थी, गर्व की बात थी। तो सबको साथ देना चाहिए, सबको सहायता देनी चाहिए, और ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, गौरव का क्षण है ये। अगर आप देखो तो देखने का नजरिया है बस अपना अपना, देखने का नजरिया है अपना अपना, वरना ये गौरव का क्षण है। देश के विकसित देशों को छोड़ करके एक विकासशील देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन हो रहा है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकें हमसे ज्यादा दूसरे देशों में विकसित हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकों में 10वें नंबर पर लगभग आता है। हमसे 9 देश ज्यादा आगे हैं, 9 देश ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी सम्मेलन हमारे यहां हुआ, सम्मेलन हमारे यहां हुआ। ये हमारे आपके लिए गौरव की बात है, लेकिन महसूस करने वाली बात है। जिसको महसूस होगा, जो शर्ट उतार के खड़े होने वाले लोग हैं, उनको कहां से महसूस होगा? जिनको उनके माँ बाप ने नंगापन सिखाया है, उनको कहां से महसूस होगा? जिनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, उनको महसूस होगा। सीधी सी बात है, संस्कारों की बात है। तो मैं एआई का एग्जाम्पल दे रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सदुपयोग हो, हम उसका खेती में उपयोग करें, हम उसका चिकित्सा में उपयोग करें, हम उसका शोधों में, रिसर्चेस में उपयोग करें, हम उसका एजुकेशनल रिसर्चेस में उपयोग करें कि कैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लर्निंग आसान बनाएं, कैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए हम चीज़ों को सीखना आसान बनाएं। तो हर जगह रिसर्चेस हो सकती हैं। अब इन रिसर्चेस के लिए बच्चे प्रमोट कैसे होंगे? कानून बनाना होगा, और रिसर्चेस होंगी तो समस्याएं भी होंगी। अपराध, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, वो हम लोग सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो चर्चा करेंगे। तो साइबर अपराध भी होंगे, तो उन अपराधों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? संसद कानून बनाएगी। तो कानून बनाना संसद का काम है, हर विषय पर संसद कानून बनाएगी, और कानून बना करके तय करेगी कि किसी विषय का कानूनी तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। तो अब संसद में शामिल कौन कौन होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब हमारे अंग हैं, ऐसे ही संसद के 3 अंग होते हैं। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। तीन अंग हैं संसद के। संसद के इन 3 अंगों में से, यानी ये 3 लोग मिलकर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। कानून बनाने में ये 3 लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होती है, लोकसभा शामिल होती है। कैसे कानून बनते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे।
कि एक सदन विधेयक पारित करता है, विधेयक पेश होता है, विधेयक क्या होता है, दूसरे सदन में विधेयक पेश होगा, कैसे पारित होगा, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा, राष्ट्रपति कैसे अनुमति देगा, अगर दोनों सदनों ने विधेयक को पारित नहीं किया, आपस में झगड़ा हो गया, गतिरोध हो गया, तो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, कैसे होगा, ये सब हम लोग एडवांस सेक्शन में चर्चा करेंगे कि कानून कैसे बनते हैं। तो ये तीनों अंग मिलकर के कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं। अब बच्चों देखो, इसमें ये जो दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनको दो सदन कहते हैं। सदन माने घर, हाउस। इनको दो सदन कहते हैं, हाउस कहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दो हाउस हैं, दो सदन हैं संसद के, और ये संसद के तीन अंग हैं। ये अंग है। तो सदन और अंग दो अलग अलग चीज हैं। अंग तीन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और दो सदन हैं। राष्ट्रपति संसद का अंग भी होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग होता है। केवल राष्ट्रपति दोनों का होता है। वो संसद का भी अंग है, कार्यपालिका का भी अंग है। लेकिन बाकी जो राज्यसभा और लोकसभा है वो केवल संसद के अंग हैं, और ये संसद के दो सदन कहलाते हैं। संसद की जब बैठकें बुलाई जाती हैं, संसद अपना सारा कामकाज अपनी बैठकों में करती है। बार बार संसद की बैठकें बुलाई जाती हैं और इन बैठकों में संसद का सारा कामकाज संपादित किया जाता है। कैसे संसद की बैठकें बुलाई जाती हैं, कैसे संसद में सारा कामकाज चलता है, कैसे संसद में अलग अलग प्रस्ताव लाए जाते हैं, संसद में सवाल पूछे जाते हैं, उन सारी बातों के विषय में विस्तार से चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे, आगे करेंगे। तो ये संसद के बारे में बहुत बेसिक सी बात है। बाकी कैसे गठन होता है इसमें हम लोग जानते हैं। देखो, लोकसभा में हम लोग चुनते हैं जिनको, डायरेक्ट वो लोग जाते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है ना हर 5 साल पर। जैसे अभी 2014 में हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर अभी 2024 में हुआ लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा में जो जीत कर आता है उसी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। वो कैसे और क्यों, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे। तो फिलहाल अभी मोटी मोटी बात संसद के विषय में इतना जानो। संसद के बाद फिर दूसरा अंग है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, भारत सरकार की कार्यपालिका। अब भारत सरकार की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? इनके अंग कौन कौन से हैं कार्यपालिका में? देखो, हमने बताया कि राष्ट्रपति संसद का भी अंग है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग है, दोनों का है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इस समय राष्ट्रपति हैं हमारी, तो द्रौपदी मुर्मू जी कार्यपालिका का भी अंग है और वे संसद का भी अंग हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी उनकी हिस्सेदारी है। और अभी आपने देखा होगा 28 जनवरी को बजट सत्र बुलाया गया, यानी बजट पारित करने के लिए संसद की बैठक बुलाई गई। 28 जनवरी को जब संसद की बैठक बुलाई गई तो पहले द्रौपदी मुर्मू जी ने भाषण दिया अपना। देखा होगा, पेपर पढ़ते रहा करो, मैंने पहले कहा पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ने की आदत डालो। बहुत सारी चीज़ें पेपर से ऐसे ही तैयार हो जाती हैं। जब पेपर पढ़ते हो तो आपके सामने सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उसको इन सब चीज़ों से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तैयार होता चला जाता है, उसी से क्वेश्चन आते हैं, बच्चा सेलेक्ट होके बाहर निकल जाता है। 1 साल की तैयारी में बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन चीज़ें गहराई से देखनी पड़ती हैं। तो अभी 28 जनवरी को राष्ट्रपति ने सदन को संबोधित किया। जब बजट सत्र की बैठक शुरू हुई, उन्होंने बजट सत्र में भाषण दिया। इसके बाद फिर उनके भाषण पर चर्चा शुरू हुई, जिसको धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कहते हैं। पढ़ेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कहते हैं उसको। चर्चा हुई, चर्चा के बाद फिर अभी सदन कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है, एडवांस में पढ़ेंगे। फिर 9 मार्च से दोबारा सदन की बैठक शुरू होगी, तो उसमें बजट पारित किया जाएगा। इस तरीके से बजट पारित करने का काम किया जाता है।
तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। जैसे सीपी राधाकृष्णन जी हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति बनाते क्यों हैं? उपराष्ट्रपति बनाते ही इसीलिए हैं, केवल एक काम है कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जैसे पहले देश के राजा होते थे, वैसे राष्ट्रपति है। जब पहले किसी राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती थी और वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं जाता था, तो जो पड़ोसी राज्य होते थे वो हमला कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि राजा है ही नहीं वहां पर, कब्जा कर लेते थे। तो जो राजा का पद है वो खाली नहीं हो सकता, यानी जो सर्वोच्च पद है वो खाली नहीं हो सकता। अमेरिका में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में तो ताज ही है, वहां वंश परंपरा है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, इसलिए अमेरिका में, भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। और बनाने के पीछे रीजन ही यही है कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, ऊपर वाला त्यागपत्र ले ले, यानी मृत्यु होने का मतलब, या पद से हटा दिया जाए, या अचानक बीमार हो जाए, जिम्मेदारियां न निभा पाए, तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति तुरंत पदभार ग्रहण कर लेता है। तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। प्रधानमंत्री होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में। इसके पहले भी पंडित नेहरू जी से लेकर के समय समय पर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे हैं समय समय पर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। सरकार के बारे में सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही लेता है। जैसे पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो आतंकी हमले के बाद तुरंत कैबिनेट की एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई मोदी जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने निर्णय लिया कि भाई ऐसा करते हैं, सेना को अधिकार देते हैं कि जो तुम्हें करना हो करो पाकिस्तान के साथ। तो सेना को अधिकार दे दिया गया और फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में जो आतंकी स्ट्रक्चर थे, उन आतंकी स्ट्रक्चर को नष्ट किया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया हम पर, तो हमने उनके, और जहां जहां से रिटेलिएट कर रहे थे, हमने उनको भी धुआं 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 कर दिया, उड़ा दिया हमने उनको। तो जो निर्णय लेने की ताकत है इस देश में, निर्णय लेने की ताकत इस देश में प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री ही सारे निर्णय लेता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति वास्तविक निर्णय नहीं लेता, बल्कि राष्ट्रपति ग्रैंड पेरेंट्स जैसा है। जैसे आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, होंगे, दादा दादी होंगे, बाबा दादी, दादा दादी, जो भी कहते हो, तो वो आपके घर के मुखिया होते हैं। घर के सारे महत्वपूर्ण निर्णय वो नहीं लेते, क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है। निर्णय आप लेते हैं, लेकिन उस निर्णय लेने में अगर आप कहीं फंसते हैं, आपको कहीं कोई चैलेंज आता है, तो वो आपको सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप फटी जींस पहन के घर से बाहर निकलते हैं, वो आपको रोकते हैं, बेटा इधर आओ, इधर आओ, कहाँ ये फटे कपड़े पहन के जा रहे हो? भगवान ने सारा पैसा वगैरह दिया, जाओ अच्छे कपड़े पहन के जाओ, फटे हुए कपड़े पहन के मत जाओ। आपको लगता है कि अरे दादू, आपको क्या पता, फैशन है ये। आप उनकी बात को अनसुना कर देते हैं, चले जाते हैं, नहीं मानते आप उनकी बात। लेकिन वो आपको सलाह देते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। एक निष्पक्ष निगाह है आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, जो आपको देखती है, और अपनी उस निष्पक्ष निगाह से वो आपको, पता नहीं किसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। देखो, तुम यहां पढ़ने आए हो कि दुनिया भर की बातें कर रहे हो? देखो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एनालिसिस है। किसने क्या कहा, कौवा कान ले गया, तो अब कौवे के पीछे भागोगे?
जिनकी बात तुम कर रहे हो, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करता और मैं करना भी नहीं चाहता। वो उनकी समझ का स्तर है, ये मेरी समझ का स्तर है। तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें देश को कैसे देखना है। मैं हर कदम पर देश के साथ खड़ा हूं, और जहां बात देश की सुरक्षा की है, जहां सरकारी नीतियों की आलोचना की है, मैं आलोचना करूंगा। जहां विकास के बारे में नीतियों की आलोचना करने की है, मैं करूंगा, गलत होंगी तो। भ्रष्टाचार के मामले में है, मैं आलोचना करूंगा। लेकिन जहां बात देश की सुरक्षा की है और जहां बात देश की संप्रभुता की है, मैं कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता जो भारत की गरिमा को, जो भारत की संप्रभुता को, हमारी सेना को, हमारे देश के सम्मान को नीचा दिखाता हो। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, संविधान हमें देता है, हर व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है। जिसका नाम आपने लिया, वैसे ना लो क्लास में तो अच्छा है, मैं कभी किसी पर टिप्पणी नहीं करता। तो हर व्यक्ति अपने लिए बोलने के लिए स्वतंत्र है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही इसकी खूबसूरती है। हर व्यक्ति कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, और हर व्यक्ति के विचारों को हम सुन लेते हैं। तो लेकिन जहाँ तक बात देश की गरिमा और देश के सम्मान की है, वहाँ हम हमेशा देश के साथ खड़े हैं। बाकी हर चीज़ पर सरकार की आलोचना होगी, विकास पर, नीतियों पर, सब पर होगी, सुरक्षा के मामले में नहीं। सुरक्षा के मामले में, देश के सम्मान के मामले में कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई आलोचना नहीं। वहाँ सरकार के साथ खड़े रहेंगे हम हमेशा। तो प्रधानमंत्री ही वास्तविक निर्णय लेता है, और तुमको लगता होगा, तुमको लगता होगा, ये तुम्हारी अपनी सोच हो सकती है। अभी जब और गहराई में पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। हाँ, सही बात कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को इग्नोर किया जाए। ठीक कह रहे हो। तो ठीक कहा आपने कि ऐसे बच्चों को इग्नोर किया जाए। तो अ, प्रधानमंत्री देश में वास्तविक निर्णय लेता है। जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, जितने देश में विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विदेश नीतियां निर्धारित की जाती हैं, वह सब कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब बच्चों, प्रधानमंत्री भी अकेले निर्णय नहीं लेता। प्रधानमंत्री के निर्णय लेने के लिए एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जिसके परामर्श पर वो निर्णय लेता है। उस समूह को कहते हैं मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक समूह होता है, जिस समूह की सिफारिश पर प्रधानमंत्री हमेशा निर्णय लेता है, हमेशा कार्य करता है। उस समूह को कहते हैं मंत्रिपरिषद। और भारत सरकार, चूंकि सरकार कानून से चलती है, रूल ऑफ लॉ है, उसको हम लोग कहते हैं देश में रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, विधि का शासन। बात बात में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सुनते होंगे कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में कानून का राज है, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं, मनमानेपन से नहीं। जो कानून के अनुसार सही होगा वही कार्य किया जाएगा, जो कानून के अनुसार गलत होगा वो कार्य नहीं किया जाएगा। तो कानूनन क्या सही है सरकार के लिए, ये बताने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। इसके लिए सरकार अपना सलाहकार नियुक्त करती है, उसे कहते हैं बच्चे महान्यायवादी, कानूनी सलाहकार, अटॉर्नी जनरल।
अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है और अटॉर्नी जनरल सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह देता है जिससे रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्य किया जा सके, कानून का राज बनाए रखा जा सके, कोई भी कार्य मनमाने तरीके से न किए जाएं। व्यवहार में ये बातें तो संविधान में लिखी हैं, कुछ बातें और भी हैं। जैसे व्यवहार में हम लोग पढ़ते हैं कैबिनेट, कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसको कहते हैं मंत्रिमंडल भी कहते हैं हिंदी में। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, तो मंत्रिपरिषद का छोटा रूप है कैबिनेट, मंत्रिपरिषद का छोटा रूप है। जैसे ये मंत्रिपरिषद है अगर, तो मंत्रिपरिषद में तरह तरह के मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, पदनाम हैं, अभी आगे बताएंगे इन सबको। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ऐसे पद होते हैं तमाम। इन पदों में जो ये छोटा सा निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इसी को कैबिनेट कहते हैं, इसी को कैबिनेट कहते हैं, यही कैबिनेट है। तो मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं। इन सब का अर्थ क्या है, क्यों है, कैसे, सब एडवांस में बताएंगे, अभी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, सब एडवांस में होगा, ये चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के नाम नहीं है, ये ब्रिटेन में मंत्रियों के नाम हैं और हमने ब्रिटेन के मंत्रियों के नाम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिए हैं भारत में, तो वह चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर के कैबिनेट बनता है, बाकी सब मिलकर के मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है, कैबिनेट छोटा निकाय है। व्यवहार में बच्चों, प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, व्यवहार में वो कैबिनेट की सलाह लेता है। मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, 60 से ज्यादा मंत्री होते हैं, और जो कैबिनेट है वो छोटा निकाय होता है, 14, 15, 16 मंत्री ऐसे बनाए जाते हैं, 20 से कम होते हैं कैबिनेट में मंत्री। तो इतने छोटे से समूह को बुला करके उनसे बातचीत करके निर्णय लेना ज्यादा आसान होता है, बजाय 60-70 लोगों को बुला के बैठा के उनसे पूछना, उनके सहायता से निर्णय लेना वो मुश्किल होता है। लेकिन 14-15 लोगों को बुला के बैठा के बातचीत करना और उनसे पूछ करके निर्णय लेना ज्यादा आसान होता है। इसलिए मंत्रिपरिषद के बजाय कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की बैठकें ही बुलाई जाती हैं और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही प्रधानमंत्री सारे निर्णय लेता है। तो ऐसे कार्यपालिका काम करती है। फिर इसमें ये तो इकाइयां हो गई कार्यपालिका की। फिर इसमें देखो, प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए एक प्रधानमंत्री कार्यालय होता है। अभी पेपर में न्यूज़ पढ़ा था आप लोगों ने, जहां ये निकला कि प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है। पहले नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इस तरीके के कार्यालय होते थे, अब नई बिल्डिंग बना दी गई, उनको सेवा तीर्थ कहा जाता है, और अब प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय है, कैबिनेट सचिवालय है, ये प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ये केंद्रीय सचिवालय है, ये सब प्रशासनिक अंग हैं, प्रशासनिक अंग हैं। आप जब जाओगे नौकरियों में, आईएएस बनोगे, तो या तो आपको फील्ड में तैनाती मिलेगी, और फील्ड में काम करने के बाद आपको यहीं तैनाती मिलेगी, या तो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, केंद्रीय सचिवालय में, या फिर कैबिनेट सचिवालय में, या प्रधानमंत्री कार्यालय में, यही सब तैनाती मिलती है। ये देश के 3 सबसे बड़े प्रशासनिक संस्थाएं हैं, प्रशासनिक कार्यालय हैं, जो पूरे देश की प्रशासनिक मशीनरी को चलाते हैं।
यही 3 प्रशासनिक संस्थाएं पूरे देश की प्रशासनिक मशीनरी को चलाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय तो प्रधानमंत्री की आंख और कान होते हैं, और इन दोनों के मुखिया आईएएस अधिकारी होते हैं। राजनीतिक मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है, और जो प्रशासनिक मुखिया है वो आईएएस अधिकारी होता है। कैबिनेट सचिव कहते हैं, कैबिनेट सचिवालय का जो मुखिया होता है वो देश का सर्वोच्च आईएएस अधिकारी होता है, देश की लोक सेवाओं का मुखिया होता है। जो बच्चा शुरू में आईएएस बन जाता है 22-23 साल की उम्र तक, और पूरा जीवन काल अच्छा उसका रहता है, तो वो कैबिनेट सचिव बनकर रिटायर हो सकता है। तो कम उम्र में बनने वाला बच्चा कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाता है। जो बाद में सिलेक्शन पाते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन सकते, नहीं बन पाते। कैबिनेट सेक्रेटरी देश का सबसे सीनियर और सबसे क्वालिफाइड आईएएस अधिकारी होता है, और वो देश की लोक सेवाओं का मुखिया होता है। पूरे देश की लोक सेवाएं, देश के सारे आईएएस आईपीएस सारे अधिकारी उसी के अधीन काम करते हैं, और वो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्रशासनिक सलाहकार होता है। पूरे देश के प्रशासन को कैसे चलाया जाए, प्रधानमंत्री को वही सलाह देता है। प्रधानमंत्री की आंख और कान होता है वो। तो इस तरीके से कार्यपालिका बनाई जाती। इन सब को मिलाकर के हम कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। देश में सरकार चलाने का मुख्य रूप से काम इन्हीं लोगों का है। कैसे कानून लागू होंगे, कैसे नीतियां बनाई जाएंगी, कैसे निर्णय लिए जाएंगे, कैसे उनको लागू किया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी यही सारे लोग निभाते हैं। तो ये कार्यपालिका हो गई। तो विधायिका और कार्यपालिका दो के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब भारत सरकार की न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? उच्चतम न्यायालय है। कहाँ है? दिल्ली में है। बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान कहता है कि ये संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, देश का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बाहर भी बैठकर काम कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बाहर भी बैठकर काम कर सकेगा, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 130 पढ़ाएंगे आपको। तो दिल्ली से बाहर बैठ के काम करेगा, कैसे करेगा, कौन निर्णय लेगा? आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही डिसाइड करेगा, लेकिन राष्ट्रपति से सहमति ले लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले लेगा, राष्ट्रपति की से पहले बातचीत कर लेगा, और उसकी सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये डिसाइड करेगा कि क्या दिल्ली के बाहर भी बैठकर काम करना है, करना चाहिए। अभी नहीं करता है, गलत बात है, करना चाहिए। क्योंकि अंडमान निकोबार से, मणिपुर से, तमिलनाडु से जिसको सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करना है, कितना दूर आना पड़ता है, कितना खर्चीला हो जाता है, कितना समय लग जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर भी बैठे काम करे तो देश के लोगों को न्याय पाने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस होती हैं, सुरक्षा की अब बहुत बड़ी चुनौती हो गई, इसलिए ऐसा निर्णय लेने में अब सुप्रीम कोर्ट संकोच करता है, जबकि पेंडेंसी बहुत है। 90,000 केसेस लगभग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ऐसा होना चाहिए, हम लोग कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत सारे हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग को स्कूल बुलाया जाता था। हम लोग प्रभात फेरियाँ निकालते थे, रैली करते थे स्कूल में, बाहर नहीं। स्कूल में ड्रम वगैरह बजाते थे, गाने गाते थे, तमाम एक्टिविटीज़ होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। अब सब बंद हो गया सिक्योरिटी रीज़न से। 15 अगस्त 26 जनवरी को आपको घर में रहना पड़ता है, आप स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं अब बहुत सारे। उसके स्कूल एक दो दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, मना लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट बैठ सकता है, कार्य कर सकता है,
और करना चाहिए, अभी फिलहाल नहीं बैठता है। कैसे बनता है? सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायमूर्ति होता है, इसको भारत का मुख्य न्यायमूर्ति भी कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसको भारत का मुख्य न्यायमूर्ति भी कहते हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सीजीआई कह देते हैं कि सीजीआई है। एक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी केवल टोटल 34 लोग होते हैं आज के समय में। हालांकि जब संविधान बनाया गया था तब नहीं थे इतने, तब तो नहीं थे, तब तो 7 होते थे, एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 जजेस, यानी 7+1 यानी 8 होते थे टोटल 8 होते थे। लेकिन अब 34 लोग होते हैं, 34 लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये 34 लोग अलग से, इनकी नियुक्ति अलग होती है, हटाने का तरीका अलग है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और इन्हें जिस तरीके से नियुक्त किया जाता है, नियुक्त की प्रक्रिया भी विवादों में है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। कॉलेजियम कहते हैं उसको, कॉलेजियम के माध्यम से इनको नियुक्त किया जाता है। कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट विगत वर्षों में विवादों में भी रहा है, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। कैसे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते हैं, तो इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। कैसे सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है, इसके लिए जो 34 न्यायाधीश हैं, इनसे मिला करके सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की अलग अलग बेंच बनाई जाती है। उसको बेंच कहते हैं, पीठ कहते हैं हिंदी में। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच बनती है, पीठ बनती है। ये निर्णय सीजीआई लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है कि कितनी बेंच बनाई जाएंगी, किस बेंच में कितने न्यायाधीश होंगे। जैसे किसी बेंच में 2 न्यायाधीश होंगे, किसी में 5 होंगे। जैसे अगर संवैधानिक मामले सुनने हैं तो कम से कम 5 न्यायाधीश होना जरूरी है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर राय मांगे तो सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 न्यायाधीश बैठकर ही राय देंगे, 5 से कम बैठकर राय नहीं देंगे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब अपनी सुनवाई करता है तो सुनवाई के दौरान अलग अलग बेंच बनाई जाती हैं। इसको ऐसे समझो, हर कमरे में, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कमरे बने हैं, उनको अलग अलग न्यायालय कहते हैं। उसी न्यायालय को पीठ कहते हैं, बेंच कहते हैं। एक कमरे में 5 लोग बैठ के मामला सुन रहे हैं, किसी में 3 लोग बैठ के मामला सुन रहे हैं, किसी में 2 लोग बैठ के मामला सुन रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पीठ है। तो अलग अलग मामले अलग अलग पीठ को सौंपे जाते हैं। जैसे सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला है, जनहित याचिका का मामला है, पीआईएल का मामला है, ऐसे अलग अलग कंपनी अफेयर्स, कारपोरेट अफेयर्स के मामले हैं, संवैधानिक मामले हैं, पर्यावरण के मामले हैं। तो भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो डिसाइड कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच कौन से मामले सुनेगी, और समय समय पर वो चेंज करता रहता है, रोटेट करता रहता है इस बेंच को। इसको रोस्टर कहते हैं न्यायालय की भाषा में, कि रोस्टर डिसाइड करता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति है। यानी वो ये बताता है कि कौन सी बेंच कब कौन से मुकदमे सुनेगी, किस मुकदमे पर फैसला देगी। तो ऐसे ही अलग अलग बेंच मुकदमों की सुनवाई करती है और फैसला देती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के गठन और उसके कार्यप्रणाली में बहुत गहराई में सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं,
सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार भी दिया गया है। अवमानना क्या होती है, कैसे दंड दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, इन सारी बातों के विषय में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आएगा, सब पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से, सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अब कुछ पूछ, चलो जो पूछना चाहो पूछ लो। आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एनजीटी क्या है? एनजीटी मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पर्यावरण के मामलों में मुकदमे सुनता है और न्याय करता है। अलग से ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, क्यों और कैसे बनाए जाते हैं वो एडवांस सेक्शन में आपको बताएंगे कि ट्रिब्यूनल क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें। बेंच मतलब एक कमरा, सुनवाई का एक कमरा, उसको न्याय की भाषा में बेंच कहते हैं। कॉलेजियम प्रणाली क्या है अभी नहीं समझ पाओगे इतने कम समय में, उसको बहुत विस्तार लेकर के समझाएंगे, तो आगे बताएंगे आपको। आर्टिकल 135 आपके लिए बेकार का आर्टिकल है। यूपीएससी में जीवन में कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा जब तक यूपीएससी एग्जाम लेगा। फेडरल कोर्ट की पावर के बारे में है, कभी भी नहीं पूछेगा। संघीय शासन का मतलब है कि भारत सरकार का शासन, जहां राज्यों को भी शासन चलाने की आजादी हो, जहां राज्यों को भी शासन चलाने की आजादी हो। भारत सरकार की विधायिका संसद है, बिल्कुल ठीक है। बाकी संघीय प्रणाली हम लोग आगे पढ़ेंगे। संघीय प्रणाली वो प्रणाली होती है जहां केंद्र की सरकार अलग काम करे और राज्यों की सरकार अलग काम करे, जैसे भारत में, तो इसको संघीय शासन कहते हैं। भारत में संघीय शासन है। संघीय शासन का मतलब समझ कम आ रहा है तो मत समझो, ये कोई सवाल नहीं होता कि समझ कम आ रहा है। ये बताओ क्या नहीं समझ में आया, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये तो कक्षा 3-4 में पढ़ाया जाता है। अभी 3-4 के बच्चों को पकड़ लो और उससे पूछो, जो अच्छे स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा हो, उससे पूछो प्रेसिडेंट कौन है, क्या होता है, वो खटाक से जवाब देगा आपको। ये सब तो कक्षा 3-4-5 में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब तो ओलंपियाड होते हैं छोटी छोटी क्लासेस में। तो तीसरी चौथी के बच्चे से पूछो, फटाफट बताएगा वो। ये कोई सवाल थोड़ी कि समझ में कम आ रहा है, कम आ रहा है तो मत समझो। सवाल ये है कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे ये वाला शब्द नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बता दूं। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ी भाई, कोई किस्से कहानी थोड़ी चल रहे हैं कि ठहाके लगाओगे, तालियां बजाओगे, वाह 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 क्या बात है, इरशाद 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 इरशाद। आईएएस बनने आए हो, थोड़ी गंभीरता रखनी पड़ेगी व्यक्तित्व में, थोड़ी गंभीरता लानी पड़ेगी व्यक्तित्व में, तब बनोगे। जो नहीं समझ में आया, भाई क्वेश्चन क्यों कहते हैं पूछो, क्वेश्चन क्यों कहते हैं पूछो, इसलिए कहते हैं कि जो समझ में ना आया हो वो पूछो। तो जो समझ में ना आया है वो पूछने के बजाय तुम मुझे बता रहे हो कि ये कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो कम ज्यादा का यहाँ यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ कम ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। सब्जेक्टिव एनालिसिस करने तुम बैठोगे तो फिर करते रहो, जीवन भर यही करते रहोगे। आईएएस बनने आए हो तो थोड़ा सा माइंडसेट सुधारना पड़ेगा, अप्रोच सुधारना पड़ेगा अपना। आईएएस की तरीके से सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कुछ फालतू लोग डिस्टर्ब करते हैं, हाँ सही कह रहे हो। सीजीआई अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, वो सब एडवांस में हम लोग जरूर लिखेंगे, लेकिन ठीक किया आपने पूछ लिया, बता दिया मैंने। सीजीआई अपना त्यागपत्र बच्चे राष्ट्रपति को देगा। महान्यायवादी बच्चे कानूनी सलाहकार होता है,
कानून, हमने बताया ना कि हमारे देश में कानून का राज है, यानी देश की सरकार कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। अब अगर कहीं कानून के मुताबिक चलने में कोई समस्या है, तो या सरकार कोई कार्य कर रही है, उसको ये चुनौती दी जा रही है कि वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो सरकार कानून के मुताबिक काम कर रही है नहीं कर रही है, इस मामले में सरकार को जो सलाह देने वाली संस्था है वो महान्यायवादी कहलाता है। एक व्यक्ति होता है हमारे आपकी तरीके से, बुजुर्ग होता है थोड़ा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होता है, काबिल होता है, उसी को बनाया जाता है। विधायिका एक संस्था है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होती है, इसी को विधायिका कहते हैं। यही केंद्रीय विधायिका है, केंद्र की विधायिका है। संसद और सदन में क्या अंतर होता है? संसद एक बड़ा परिवार है, संसद एक बड़ा परिवार है और सदन उस बड़े परिवार के हिस्से हैं, टुकड़े हैं। जैसे आपके घर में कई सारे कमरे होंगे, मकान होंगे, एक में आपके दादा रहते हैं, एक में आप रहते हैं, ऐसे ही। तो संसद एक बड़ा परिवार है, सदन उसके कमरे हो गए। महाभियोग, ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब आगे बताएंगे। अभी इतने कम समय में वो नहीं समझ पाओगे, उसको समझने में समय लगेगा, तो वो सारी चीजें आगे पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को अगर त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री ही और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। महान्यायवादी और कैबिनेट सचिव में मतभेद होने पर कोई मतभेद नहीं होता, क्योंकि जो महान्यायवादी है वो केवल एक सलाहकार है। सलाहकार से मतभेद कैसा? उसने सलाह दी, मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, तो मतभेद का कोई मतलब नहीं है महान्यायवादी और कैबिनेट सचिव के बीच मतभेद का। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, घूम जाओ आकर के। इस समय अमृत उद्यान खुला हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा बागीचा है, खूबसूरत सा उद्यान है, बहुत खूबसूरत है, कल्पनाओं से परे। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी क्या? पूरी मिलेगी, जब क्लास करेंगे तब मिलेगी। 2-3 दिन, एक दिन नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन अकेले राष्ट्रपति ही पढ़ाएंगे। 4 दिन पढ़ाएंगे, केवल राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, 2-2 घंटे, 8 घंटे लगभग केवल राष्ट्रपति पढ़ाएंगे। 8 से 10 घंटे अकेले राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। इतनी जानकारी मिलेगी कि ऊब जाओगे कि अरे अब बस कीजिए सर, बहुत हो गया राष्ट्रपति, अब इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं राष्ट्रपति के लिए। लेकिन फिर वो हम लोग एडवांस में करेंगे, क्योंकि उसको बताने के लिए हमें समय चाहिए। ये जो आपके सेशन है, हमारे जो बेस बिल्डिंग वाले सेशन है, वो 1-1 घंटे के सेशन है। अब इस 1-1 घंटे के सेशन में हम आपको कितनी गहराई में ले जाएं, वो संभव नहीं है हमारे लिए। तो जब मेन कोर्स आपका शुरू होगा, तो एडवांस कोर्स जिसे कहते हैं, तो उस मेन कोर्स में सब पढ़ेंगे हम लोग। संविधान भी इसी में पढ़ाएंगे, बिल्कुल आगे बात करेंगे हम लोग, इस बात की चर्चा करेंगे आगे। वेनेजुला के राष्ट्रपति से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो ट्रंप उठा ले गए उनको। तो आपकी एज कितनी है, इस पर यूपीएससी में सवाल नहीं आएगा। राज्य और केंद्र स्तर पर अलग अलग होता है अलग अलग होता है। राज्य वाला कल बताएंगे, आज केंद्र वाला बता दिया, कल राज्य वाला बताएंगे।
बच्चे एनसीईआरटी की क्लास कब होगी मुझे पता नहीं। राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर विधायिका भी अलग होती है, कार्यपालिका भी अलग होती है, न्यायपालिका भी अलग होती है, तीनों अलग अलग होती है। आज हम लोगों ने केंद्रीय स्तर पर चर्चा की है और कल हम लोग राज्य के स्तर की चर्चा करेंगे। संघीय शासन बच्चे हमने बताया कि संघीय शासन का मतलब होता है जहां केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अलग अलग काम करती हैं। जैसे देखो, भारत में केंद्र की सरकार है, मोदी जी अलग काम कर रहे हैं, और राज्यों में मुख्यमंत्री अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तमिलनाडु में स्टालिन हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो अलग अलग राज्यों के अपने, जम्मू कश्मीर में उमर हैं। तो अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, वो सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जहां इस तरीके से केंद्र की सरकार अलग काम करती है और राज्य की सरकार अलग काम करती है, दोनों के लिए विषय बांट दिए जाते हैं कि किस विषय पर केंद्र की सरकार काम करेगी, किस विषय पर राज्य की सरकार काम करेगी। तो जहां इस तरीके से सरकार बनाई और चलाई जाए उसे संघीय शासन कहते हैं। जैसे भारत में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इन सब जगहों पर संघीय शासन है। जबकि ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में नहीं है, संघीय शासन नहीं होता। कैबिनेट में कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं उन्हें। ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कौन कौन से मंत्री होंगे। जैसे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रेलवे मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं। जितने महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जिनसे प्रधानमंत्री राय जरूर लेता है कोई निर्णय लेने से पहले, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री का विवेक होता है कि वो डिसाइड करे। सिविल सर्विसेज को लेकर के राज्य और केंद्र के बीच विवाद आगे पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, वहां बताएंगे आपको। 3 दिन पढ़ाएंगे आपको सिविल सर्विसेज, तरह तरह के विवाद पढ़ाएंगे वहां पर, वहां विस्तार से चर्चा होगी। डाउट बॉक्स देख लो। हाँ, डाउट बॉक्स ही देख रहे हैं आप लोगों के, डाउट ही देख रहे हैं। जो क्वेश्चन सामने आ जा रहे हैं ले ले रहे हैं। अगर आपने यहाँ क्वेश्चन लिख के भेजा होता तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता। डाउट बॉक्स पढ़ लिया मैंने। हमारे सामने तो चैट बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलता है ना स्क्रीन पर। हमें निगाह गड़ाए रखनी होती है कि एक क्वेश्चन में पढ़ लूं। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि पढ़ पाए। जो पढ़ लेते हैं उसका जवाब दे देते हैं। आई हैव ए डाउट, नहीं ये मत लिखो, डाउट लिखकर भेजते रहो। निगाह पड़ जाएगी, जवाब दे देंगे। देखो इन सब पर निगाह पड़ गई। आगे बढ़िए, बंद कर देंगे अब आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि 1-1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे हो गए। सीजीआई का कार्यकाल बताएंगे, 65 साल की उम्र तक होता है। आगे चर्चा करेंगे। 65 साल की उम्र तक होता है उसका कार्यकाल। मेरा चैट नहीं देखा, देख लिया। शासन प्रशासन में अंतर, हाँ देखो, शासन सरकार की गतिविधि है। शासन और प्रशासन दोनों गतिविधियां हैं। शासन सरकार की गतिविधि है और प्रशासन नौकरशाही की गतिविधि है, यानी सिविल सेवाओं की गतिविधि है। सिविल सेवाएं जो कुछ करती हैं वो प्रशासन है। जैसे नीतियों को लागू करना, कानूनों को लागू करना, निर्णयों को लागू करना, ये सब प्रशासन कहलाता है, सरल भाषा में समझने के लिए। और शासन नीतियां लेना है, निर्णय लेना है, कानून बनाना है और इनको लागू करवाना है। ये सब शासन है, ये सब शासन है। और प्रशासन निर्णयों, नीतियों, कानूनों, इन सबको लागू करना है। तो प्रशासन लागू करने से संबंधित कार्य है। शासन नीतियां बनाने और लागू करवाने, कानून बनाने, लागू करवाने, निर्णय लेने, लागू करवाने, इन सब से जुड़ा हुआ है। एडवांस में बताएंगे, पूरा ग्राफ बना के बताएंगे, वो चार्ट बना के बताएंगे।
अभी तो फिर उन सब में समय लगेगा उतनी गहराई में जाने पर, इसलिए अभी नहीं है लिखा हमने, वरना शासन प्रशासन वो पूरा चार्ट खींच के तब समझाएंगे आपको। इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी पढ़ो तब तक, धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूव कर लो, फिर पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश तो आना ही चाहिए। इंग्लिश का एक पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपके मेन एग्जामिनेशन की कॉपी तब चेक होती है जब आप इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो आपके मेन एग्जामिनेशन की कॉपी चेक नहीं होगी, सीधी सी बात है। इतनी इंग्लिश तो बच्चे आनी ही चाहिए अगर सिविल सेवा एग्जाम देना है तो, वरना आपके मेन एग्जामिनेशन की कॉपी ही चेक नहीं होगी। आपके मेन एग्जामिनेशन की कॉपी ही चेक नहीं होगी, क्योंकि साफ साफ यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो इंग्लिश का पेपर है कंपलसरी पेपर, और सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। जीएस का पेपर एक पेपर 250 नंबर का होता है, ऑप्शनल का एक पेपर 250 नंबर का होता है, अंग्रेजी का पेपर 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। और अगर आपने इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी मेन एग्जामिनेशन की कोई कॉपी चेक नहीं की जाएगी। सबसे पहले इंग्लिश की ही कॉपी चेक होती है मेन एग्जाम में। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश कमज़ोर है, इससे तो काम चलेगा ही नहीं, यूपीएससी निकलेगा ही नहीं इससे। इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ये पूछो कि कैसे इंग्लिश पर वर्क करें, कैसे इंग्लिश को मजबूत करें, कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि सवाल ऐसे ही वो तो क्वालिफाई करना ही करना है इंग्लिश वाला पेपर, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है, कॉपी नहीं चेक होगी। और इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इंग्लिश में एक दो लाइन बोल देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, हिंदी में पूछ रहे हैं, एक लाइन उन्होंने अंग्रेजी बोल दी, अब पूछे बताओ। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि सर हमको अंग्रेजी नहीं आती, आपने जो कहा उसके मुझे हिंदी में बता दीजिए। कहने को कह ही सकते हो, लेकिन इसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद सोचो। इसलिए अभी आपके पास समय है, जो इंग्लिश की आपकी 10th लेवल तक की बुक होगी, 10th लेवल की बुक को उठाओ, उसमें जो ग्रामर दिया गया है उस ग्रामर को अच्छे से पढ़ डालो। 9th 10th की जो बुक होगी, जो शब्दकोश हैं, वोकैब है, उसको लिखो, एक कॉपी बना लो, उसमें शब्द लिखो, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है वो भी लिखो। अब तो सब गूगल से पता लग जाता है, डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और वर्ड मीनिंग रटो, जिससे इंग्लिश के शब्द आपके पास हों। तो ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए तो। 3-4 महीने अगर आप दे दोगे इंग्लिश को तो ये इतनी इंग्लिश आ जाएगी जितने में यूपीएससी निकल जाएगा। 2-2 घंटे अगर इंग्लिश को दे दोगे 3-4 महीने तो आ जाएगी इतनी इंग्लिश, और इतनी तो आनी भी जरूरी है। भाई दूसरे स्टेट में पोस्टिंग मिल गई तो क्या करोगे? आप यूपी के हैं, जरूरी थोड़ी कि यूपी मिलेगा आपको। आपको नागालैंड मिल गया तो वहां तो सरकारी कामकाज की भाषा ही अंग्रेजी है। नागालैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, नागालैंड मिजोरम इन सब में ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो इसलिए बच्चे, कोई भाषा से, इंग्लिश से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी भी भाषा को जानना अच्छी चीज़ है। और इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज है, सबको आनी चाहिए, तो उसको सीख लो। उसके लिए ऐसा प्रेजुडिस मत बनो, उसके लिए पूर्वाग्रही मत बनो। इंग्लिश सीखो, धीरे धीरे सीख जाओगे। 3-4 महीने दे दो, 2-2 घंटे आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। लेकिन 10th तक का ग्रामर एक बार मजबूत कर लो, ज़्यादातर वर्ब पर काम कर लो। वर्ब प्रीपोजिशन जो तंग करते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, दो सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा परेशान करती हैं। इस पर वर्क कर लो अच्छे से, बस ख़त्म हो गया इंग्लिश। वर्ड मीनिंग रोज टारगेट बना लो, रोज 2 वर्ड मीनिंग याद करोगे। 5 का बना लो, 10 का बना लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते हो तो 2 का टारगेट तो बना ही सकते हो। 30 दिन में 60 वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगी।
और साल भर में आपको 720 वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगी। और अगर 500,000 शब्द में ही पूरी अंग्रेजी खेली जाती है। किसी भी भाषा पर कमांड करने के लिए अगर उस भाषा के आप 1000 शब्दों पर कमांड कर लें तो उस भाषा पर आपका कमांड हो जाता है। एक साल में 1000 शब्द सीख जाओगे अगर 2 शब्द डेली याद करोगे तो बहुत कठिन नहीं है। सोचने वाली बात है कि आप किसी चीज को कैसे सोचते हो, किसी चीज को आप कैसे देखते हो, देखने का नजरिया आपका कैसा है, बस। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। छोटी छोटी क्लासेस हैं आपकी, कनेक्टिंग क्लासेस हैं। तो भारत सरकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब भारत सरकार के बाद हम लोग कल राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर केंद्र शासित प्रदेश है, लोकल गवर्नमेंट है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ओवरव्यू दे करके फिर हम लोग इस सेशन को, जो हम लोगों का ये बेस बिल्डिंग का सेशन है, वो कंप्लीट होगा। फिर एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हमने बताया कि एडवांस में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आपने राष्ट्रपति पूछा, हमने बताया राष्ट्रपति को हम लोग 8 से 10 घंटे में पढ़ेंगे, और क्या चाहिए बताओ। तो ऐसे ही हर टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो 6 घंटा लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट पढ़ने में, खूब पढ़ेंगे। पार्लियामेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ने में हम लोग 12, 13, 14 घंटे लगाएंगे, 14, 15 घंटे लगाएंगे केवल पार्लियामेंट पढ़ने में। आज हमने आपको जो 5 मिनट में समझा दिया, जब हम पार्लियामेंट गहराई में पढ़ेंगे क्लास में तो 15 घंटे आपको पढ़ाएंगे पार्लियामेंट, कम से कम 15 घंटे पढ़ाएंगे, 15-16 घंटे। तो कुछ बचेगा क्या उसके बाद? नहीं बचेगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी क्लास की अपनी लिमिटेशन है, छोटी छोटी क्लासेस हैं बेस बिल्डिंग के लिए, तो हम लोग केवल उन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि जो बच्चे इन चीज़ों से रूबरू नहीं है वो रूबरू हो जाए, जिससे कि हम लोग एडवांस क्लास में बाकी ये सारी चीज़ें फिर आएंगी तो उनको हम लोग अच्छे से आप कनेक्ट कर सकें क्लास को। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। आज हम लोगों ने भारत सरकार पढ़ा है, कल राज्य की सरकार, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर, इन सब